Good morning, all of you student. Today we discuss about the lesson number 5. The chapter name is Work, Energy, Power. There are the three portions of this chapter. One is work, second is energy, and third is power. And today we discuss about the work. What is the work? When we applied a force on a body, then object displaced by the some distance, then product of the displacement and applied force, it is known as work. ठीक है, या वाई अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी देन प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इट इज़ नॉन एज वर्क. यदि वर्क की हम बात करते हैं तो वर्क का आपके पास फॉर्मूला अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द वर्क. ठीक है, व्हेन अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए बॉडी then product of the applied force and displacement of body, it is known as work done. Then work W is equal to force into displacement. क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्क की. तो वर्क आपके पास इस बात का ध्यान रखोगे, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी. आप तो इस बात का भी ध्यान रखना, वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों ही आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं. कौन कौन सी? वर्क, एनर्जी और पावर. लेसन नंबर आपके पास ये तीनों ही आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं. कौन कौन सी? वर्क, एनर्जी, पावर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की. तो बोलो, फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर. और न्यूटन इंटू मीटर को अपन शॉर्ट में किससे लिखते हैं? जूल से. और अगर मैं इसकी डायमेंशन बनाता हूँ तो इसकी डायमेंशन हमारे पास, जूल को अगर डायमेंशन की फॉर्मेट में लिखें, m1 L2 T-2. क्लियर है? तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट जूल एंड डायमेंशन इज m1 L2 T-2. क्लियर है बच्चों? अगर मान के चलो मैं इसका फॉर्मूला इस तरीके से निकालूं, देखना, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है. स्मूथ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन नहीं है. कैपिटल M इसका मास दे रखा है और मैं इस पर कैपिटल F फोर्स इस तरीके से अप्लाई करता हूँ. कितने एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से मैं थीटा एंगल पर इस पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई करता हूँ. अगर कैपिटल F फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके दो हमारे पास क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा आपके पास F sin थीटा. अब ध्यान रखना, मान के चलते हैं ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे डिस्टेंस तक आपके पास डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस बाय द एस डिस्टेंस. यदि एस डिस्टेंस तक यदि ये डिस्प्लेस हो जाता है तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास S हो गया. तो वर्क डन यदि हमसे पूछता है तो वर्क डन W इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S. सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू Fs cos थीटा और वी कैन आल्सो राइट इट W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S. मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S. कैसे लिखोगे? द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. मतलब जो भी हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका अपन ने कैसा प्रोडक्ट किया है? स्केलर प्रोडक्ट किया है. तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर अपन को लिखें तो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा और स्केलर प्रोडक्ट W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S. इसीलिए तो मैंने कहा था आपके पास अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो किसके कारण से हो रहा है? F cos थीटा के कारण से. तो यहाँ पर लिखेंगे F cos थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास अप्लाइड फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास S हो गया, तो Fs cos थीटा एंड इट इज रिटर्न एज W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S. क्लियर है बच्चों? अगर मैं कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात करता हूँ तो स्पेशल कंडीशंस में हम क्या कह सकते हैं? यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, सेकंड कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, और कंडीशन नंबर थर्ड में मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री हो. तीन कंडीशंस की हम बात करेंगे. थीटा इज इक्वल टू बोलो कितने डिग्री? 0 डिग्री.
सेकेंड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और नेक्स्ट कंडीशन अपने पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो वर्क डन अपन निकालेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, वर्क डन W इज इक्वल टू हमारे पास आया प्लस एफ एस। क्या आया बताओ? प्लस एफ एस। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जो वर्क डन हमारे पास होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। और यदि थीटा इज इक्वल टू 180 लिखें अपन तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस एफ एस। माइनस एफ एस का मतलब जो वर्क डन हमारे पास होगा वो वर्क डन हमारे पास बताओ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें तो W इज इक्वल टू मेरे पास बताओ क्या हो गया? एफ एस कॉस 90 डिग्री हो गया। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 की बात करते हैं, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वर्क डन हमारे पास कितना हो गया? 0। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ बच्चों, कोई भी वर्क जो होता है वो आपके पास 3 टाइप्स का होता है। पहला वर्क बताओ कैसा होता है? पॉजिटिव। दूसरा वर्क कैसा हो सकता है? नेगेटिव। और तीसरा वर्क हमारे पास कैसा हो सकता है? 0। 3 तरीके के हमारे पास वर्क होंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और तीसरा हमारे पास बोलो क्या होगा? 0 वर्क होगा। 3 तरीके के हमारे पास वर्क डन लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे चलो देखो, अगर पॉजिटिव वर्क डन की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल या 0 से 90 के बीच में हो, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड इक्वल टू 0 डिग्री, या तो 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू हो या लेस देन आपके पास क्या हो या इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो इन दोनों कंडीशन में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई भी एंगल हमारे पास होता है तो कॉस की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही तो है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री रख रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ 0 से 90 के बीच में यदि थीटा होता है तो ऑलवेज वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आता है। अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में पड़े या 180 डिग्री के इक्वल हो, थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, इन दिस कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई? सेकंड क्वाड्रेंट की बात। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो वर्क डन हमारे पास जो ऑलवेज आएगा वो वर्क डन ऑलवेज बताओ कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अपन से ऐसे पूछे कि थीटा की किन वैल्यूज़ के लिए वर्क डन पॉजिटिव होता है, थीटा की किन वैल्यूज़ के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है, तो अपने पास क्लियर है, 0 टू 90 डिग्री हो तो पॉजिटिव, 90 टू 180 डिग्री हो तो क्या होगा? नेगेटिव। और इसमें तो केवल 0 वाली कंडीशन जो होती है वो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री वाली कंडीशन होगी। क्लियर है बच्चों? अब एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं कि पॉजिटिव वर्क डन के आप एग्जांपल दो, नेगेटिव आपके पास जो वर्क डन है उसके एग्जांपल्स दो, और जो 0 वर्क डन है इसके एग्जांपल दो। तीनों के एग्जांपल्स की अपन अलग अलग बात करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन का अलग, नेगेटिव वर्क डन का अलग और 0 वर्क डन का अलग। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं। तो देखो, किसी भी बेंच या टेबल को अपन क्या करें? पुल करें या पुश करें? पुल करें या पुश करें? इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन अपने पास क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन माना जाता है। ठीक है, जैसे कोई टेबल हमारे पास दे रखी है, ये हमारे पास कोई टेबल दे रखी है, इस टेबल को मैं क्या करता हूँ? इस तरीके से पुश करूं इधर की तरफ या पुल करूं, कुछ भी करूं, तो जिधर की तरफ अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टेबल को पुल करना, पुश करना, ये सब हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, अगर मान के चलो हम किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करें अंडर ग्रेविटी, अगर किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया जाए अंडर ग्रेविटी, तो इस कंडीशन के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क डन बताओ कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे? ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैं इसको फ्रीली ड्रॉप कर देता हूँ,
तो हमेशा इस पर ग्रेविटेशन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब फ्रीली ड्रॉप बॉडी पर अगर अंडर ग्रेविटी में बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई पूछे वर्क डन पॉजिटिव क्यों हुआ, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या आंसर लिखोगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, इसलिए हमारे पास वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। कौन सी कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा। जैसे मान के चलते हैं ये मेरे पास कोई बॉक्स है, ये मेरे पास कोई बॉक्स दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर एक कुली हमारे पास खड़ा हुआ है और ये कुली क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करता है। ये कुली जो है इस ऑब्जेक्ट को उठाने की क्या करता है, कोशिश करता है ऊपर की तरफ, ऐसे बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। कुली जो फोर्स लगाएगा, कुली किधर की तरफ फोर्स लगाएगा बताओ। आप कहोगे सर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही है। और डिस्प्लेसमेंट भी इस बॉक्स का किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं बॉक्स को ऊपर उठाता हूँ, मैं ही कुली बन जाता हूँ, तो अगर बॉक्स को मैं ऊपर उठाता हूँ तो इस कंडीशन के अंदर मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट का या बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी किधर की तरफ हो रहा, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, 0 डिग्री का। तो आप कहोगे सर ये वर्क डन तो हमारे पास फिर पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव होगा। कब, जब कुली वर्क करेगा। लेकिन यदि मैं ये कह देता हूँ कि बॉक्स को जैसे मैंने ऊपर की तरफ उठाया और नीचे की तरफ आपके पास mg काम कर रहा है, कौन सा फोर्स है ये, वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जबकि ऑब्जेक्ट हो रहा डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब इस कंडीशन में आपके पास पूछ लिया जाए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कैसा होगा, नेगेटिव। और वर्क डन बाय द कुली ये कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव। इस वाले एग्जाम्पल में वर्क डन वाई कुली अगर अपन बोलते हैं तब तो बोलना वर्क डन वाई कुली कैसा होगा, पॉजिटिव। और अपन से ये पूछा जाता है इसमें वर्क डन थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये आपके पास बताओ वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके का नेगेटिव वर्क। अगली चीज़ फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो ये कोई बॉक्स दे रखा है, इस वाली सरफेस को स्मूथ ना देकर अब मैं ये कह देता हूँ इसका फ्रिक्शन दे रखा है, कोई भी फ्रिक्शन कांस्टेंट अपन लेके चलते हैं, इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू दे रखा है। अब हम फोर्स को इधर की तरफ अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ काम करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है इधर की तरफ। तो एक चीज़ बता, ये फ्रिक्शन फोर्स और ये दे रखा है हमारे पास किधर की तरफ, आगे की तरफ। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। लास्ट क्लासेस में हमने एक बात बताई थी कि मान के चलो ये ऑब्जेक्ट आपके पास u वेलोसिटी से चलता है और हमारे पास लास्ट में ये स्टॉप हो जाता है, किसी भी फ्रिक्शन सरफेस पर चल रहा है। तो हमने बताया था एसेलरेशन a इज इक्वल टू या डी एसेलरेशन a इज इक्वल टू म्यू के जी हमारे पास लगता है। अब ये इधर की तरफ लगता है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन बताओ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अगला देखो, जीरो वर्क डन। सबसे पहली चीज, किस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो सकता है। वर्क डन जीरो हो सकता है पहली कंडीशन जब वेक्टर f एंड वेक्टर s आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास वर्क डन जीरो होगा। और सेकेंड कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूँ, इफ आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो देन दिस इज नॉन एज जीरो वर्क डन। अगर मान के चलो मैं फोर्स अप्लाई भी कर रहा हूँ लेकिन वर्क डन हमारे मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी मैं कह सकता हूँ आपके पास वर्क डन हमारे पास बताओ कितना होगा, जीरो। बात करें इसकी कैसे,
तो देखो हमारे पास मान के चलते ये वॉल दे रखी है, ये दीवार दे रखी है, इस दीवार को मैंने धक्का मारा, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 0, इसलिए वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन। अगर अपन नेसेसरी कंडीशंस की बात करें जिसमें हमारे पास वर्क डन 0 होगा, तो दो कंडीशंस अपन कह सकते हैं, वेक्टर एंड वेक्टर एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट यदि आपके पास 0 होता है तो वर्क डन भी हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। अब इसके एग्जाम्पल देता हूँ, देखना बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स अपन देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरे पास कोई कुली दे रखा है, ठीक है। इस कुली ने अपने सिर पर एक बॉक्स रखा हुआ है, अपने सिर पर एक बॉक्स रखा हुआ है, और ये कुली किधर की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है, जैसे बॉक्स को रख के और इस तरीके से आगे की तरफ चल रहा है। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। आप कहोगे सर सबसे पहली चीज बॉक्स पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास इस तरीके से, इसका मतलब इसमें कितने डिग्री का एंगल हो गया बताओ, 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आता है, आप कह दोगे सर 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स वर्क डन हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। एक चीज और देखो, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट होता है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ पर रोटेट होता है, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन ऑलवेज 0 होता है। देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ, किसी कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क डन पूछे तो कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क डन पूछे तो आप कहोगे सर कंप्लीट साइकिल के अंदर तो वर्क डन बोलो कितना होगा, 0। वाई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर एक कंप्लीट साइकिल में पूछे तो वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0। एक रीजन तो ये लिख सकते हो। दूसरा रीजन ये लिख सकते हो, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालेंगे इस तरीके से, ऑलवेज हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि वर्क डन हमारे पास जो होगा वो कितने डिग्री होगा बताओ, 0 डिग्री होगा। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है। तो हमारे पास वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एक वर्क डन W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। क्लियर है ना। ये ध्यान हो तो हमने स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पढ़ी थी। स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में वर्क डन W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, और इसको आज अपन ने जनरेट कर दिया, डेरिवेशन कर दी, कहाँ से हमारे पास ये आया, कैसी क्वांटिटी, स्केलर, यूनिट, जूल, डायमेंशन M1 L2 T-2। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। क्लियर है बच्चों। वैसे अगर अपन वर्क की बात करते हैं तो इस वर्क को मैं दो तरीके से भी कह सकता हूं। मतलब वर्क तो हमारे पास होगा, लेकिन इस वर्क को यदि मैं डिवाइड करूं तो दो तरीके से वर्क मैं कह सकता हूं कि दो तरीके के हमारे पास वर्क होते हैं। एक होता है इंटरनल वर्क और एक मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क क्या हो सकता है, when we applying the force on a body then displacement of body is 0। यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है तो वर्क डन हमारे पास 0 होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर मान के चलो मैं सुबह से लेके शाम तक इस पे दीवार पर धक्का लगाऊं तो इट मीन्स मेरी एनर्जी का तो लॉस होगा, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस दीवार में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नॉन एज इंटरनल वर्क। और एक्सटर्नल वर्क में क्या होता है, जब भी किसी फोर्स को अपन अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द सम डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नॉन एज एक्सटर्नल वर्क। वैसे ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमेशा साइंटिस्ट
एक्सटर्नल वर्क को ही वर्क माना जाता है। मतलब जब किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी चीज़ को वर्क माना जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो इस कंडीशन में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होने पर हम वर्क डन क्या मानते हैं, जीरो। लेकिन अपन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो वर्क को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। पहला कह सकता हूँ इंटरनल वर्क और दूसरा मैं कह सकता हूँ एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन निकालते हैं वर्क डन इन प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फोर्स। मतलब अभी तो मैंने जो भी फोर्स लगाया था वो सारे फोर्सेस कैसे लगाए थे, कांस्टेंट फोर्स लगाया था। अगर मान के चलो इसकी जगह हम वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर दें तो वेरिएबल फोर्स अप्लाई करने पर क्या कंडीशंस हमारे पास जनरेट होंगी, देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक यदि अपन डिस्कस करते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। जैसे मान के चलते हैं अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक कर्व बनाता हूं और ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व दे रखा है। मुझे वर्क डन पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक इस जगह तक वर्क डन करना है। सबसे पहली चीज़ इस कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट से अपन क्या करेंगे, इस पर डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे और परपेंडिकुलर डालने पर ये जो कवर्ड एरिया होगा, ये कवर्ड एरिया इस सरफेस का जो एरिया होगा वो ही हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट, क्या कहना मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल कर्व दे रखा है या कोई भी हमारे पास, जैसे कोई कहेगा सब अगर मान के चलो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रखा होता, तो देखना अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रखा होता इस तरीके से तो मैं कहता यहाँ पर इसकी पोजीशन S1, इसकी पोजीशन S2, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते बच्चों कितना हो जाता, S2 माइनस S1 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता, अप्लाइड फोर्स कितना हो जाता F, और यदि मैं इसका एरिया निकालता तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S, इसको S से भी लिख सकते हो, तो वर्क डन W इज इक्वल टू FS, वही एरिया निकाला ना। कहने का मतलब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि कोई ग्राफ हमारे पास गिवन होता है, इस कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो कवर्ड एरिया होता है, ये कवर्ड एरिया हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। क्लियर है, वर्क डन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का जो कर्व हमारे पास दे रखा है, इसका एरिया मैंने फाइंड आउट किया, इस एरिया की जो वैल्यू होगी, इस एरिया की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। इस एरिया की जो वैल्यू होगी, इस एरिया की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे अपन निकालेंगे। अब मैं देखता हूँ कि हर जगह हमारे पास फोर्स अलग अलग दे रखा है, हर जगह हमारे पास फोर्स क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स करेंगे। जैसे मान के चलो इसका मैंने ये वाला एलिमेंट किया, ये दूसरा एलिमेंट कर दिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट अपन लिख देंगे। जैसे ये वाला एलिमेंट ले लिया, ये दूसरा एलिमेंट ले लिया, ये तीसरा एलिमेंट ले लिया, ये चौथा एलिमेंट ले लिया, अलग अलग एलिमेंट ले लिया। तो प्रत्येक एलिमेंट में अपन वर्क डन निकालेंगे। तो जैसे पहले वर्क डन मैंने निकाला फर्स्ट में F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S1, दूसरे में मैंने निकाला W2 इज इक्वल टू वेक्टर F2 डॉट वेक्टर डेल्टा S2। इस तरीके से मैंने अलग अलग वर्क डन निकाले। और फिर यदि n कंपोनेंट करता हूँ, Wn इज इक्वल टू वेक्टर Fn डॉट वेक्टर डेल Sn। बात समझ में आई या नहीं, दोबारा देखते हैं। जैसे देखो ये मैं अलग से बना देता हूँ। मैंने कहा कि मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट यहाँ ले लिया, ये आपके पास फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट लिया, इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर तीसरा लिया, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहाँ पे लिया, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे अलग अलग मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ले लिए और सबके वर्क डन अलग अलग निकाल दिए। तो टोटल वर्क डन पूछे
तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस डेड डैश, बोलो कितना हो गया WN। तो यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, W1 की वैल्यू वेक्टर F1 डॉट डेल्टा S1 प्लस वेक्टर F2 डॉट डेल्टा S2, और ये अपने पास डेड डैश हमारे पास आ जाता है वेक्टर Fn डॉट डेल्टा Sn। क्लियर? तो मैं इस वर्क डन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू समेशन वेक्टर Fn डॉट डेल्टा S, ऐसा करो Fi लिख दो, डेल्टा Si लिख दो, एंड वैल्यू ऑफ I इज़ 1 to n। पहले I की वैल्यू 1 लिखोगे, देन I की वैल्यू 2 लिखोगे, देन I की वैल्यू 3 लिखोगे, इसमें F1 इंटू डेल S1, देन F2 डॉट डेल S2, F3 डॉट डेल्टा S3, ऐसे Fn डॉट डेल्टा Sn। इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे। अगर कौन सा फोर्स दे रखा है, वेरिएबल फोर्स दे रखा है। वेरिएबल फोर्स में यदि ये F डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है, F इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन बाई इंटीग्रेशन मेथड अपने को ऐड ही तो करना है। ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन मेथड का मैं यूज़ करूं तो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट DS, और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, S1 से लेके इसका S2 तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वाई इंटीग्रेशन मेथड, देन वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 टू S2, देन वेक्टर F डॉट वेक्टर DS। ठीक है, वाई दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो दो तरीके से, एक तो अपन एल्जेब्रिक सम कर दो सभी वर्क डनों को। अपन क्या करेंगे, व्हेन वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन कर्व is denoted between the F and S. This curve divided into the length element. Curve is divided into the length element, and every element has the work done respectively W1, W2, dead dash Wn. ठीक है, then total work done is the algebraic sum of the work done by the every element. अपन सबका algebraic sum कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। और इंटीग्रेशन मेथड यदि अपन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन मेथड से W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 से S2 वेक्टर F डॉट वेक्टर DS। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।